फ्रेंडली मैच स्टार्ट होने वाला था। कोरियन और जापान हंटर्स के बीच में सभी लोग काफी एक्साइटेड थे एस रैंक हंटर्स के बीच फाइट को देखने के लिए। फिर क्या, वो लोग बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मास्टर मा टानाका के साथ मुक्काबाजी करना शुरू कर देते हैं और रिपर गिल्ड का मास्टर लिम भी एक के साथ पकड़ा पकड़ी करना शुरू कर देता है। लेकिन उसे थोड़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो दूर से हमला करने में स्पेशलिस्ट था और उसका ओपोनेंट फुर्ती से उसके साथ चिपके जा रहा था। बेक भी कोमोमोटो पर खतरनाक वाला हमला कर रहा था, पर कोमोमोटो उसके सभी हमलों से बच जा रहा था। बेक समझ जाता है कि गोटो कोमामोटो का परीक्षा ले रहा है, ये तसल्ली करने के लिए कि वो बंदा लड़ाई के लिए तैयार है या नहीं। इसलिए वो भी गोटो की मदद के लिए अपना पावर बढ़ाकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है लगातार। उधर मास्टर मा कैंटानाका से हार चुका था क्योंकि उसने मास्टर मा को पटक दिया था और इसके साथ एक और ने लिम का हाथ पकड़ लिया था, मतलब वो भी हार गया। बेक भी कोमामोटो पर लगातार हमला कर रहा था, पर कोमामोटो डर कर इधर उधर बचकर भागे जा रहा था। ये देख बेक को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। इतने में कोमामोटो की मदद के लिए टानाटा भी आ जाता है। उधर मिस चाहे टावाटा से लड़ रही थी, पर उसके लिए ये एक तरफा मैच था क्योंकि टावाटा चाहे के मुझ को देख ही नहीं पा रही थी, वो काफी ज्यादा तेज थी। चाहे जल्दी से टावाटा को हरा कर बेक की तरफ जाने लग जाती है उसकी मदद के लिए। बेक एक साथ दो से लड़ रहा था, तभी चाहे के पीछे से कोमामोटो हमला कर देता है, पर चाहे अपने रिफ्लेक्शन के साथ कोमामोटो पर लगातार हमला करना शुरू कर देती है। मुक्का खाकर कोमामोटो बुरी तरह बदल जाता है। उसके टीममेट भी कोमामोटो को देखकर समझ जाते हैं कि उसका दिमाग सटक गया, अब कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा। इसलिए हांको अभी गोटो से पूछती है कि क्या उन्हें उसे रोक देना चाहिए, पर गोटो कहता है कि जब किसी को चोट लगने वाला हो तब। तभी कोमामोटो चाहे पर बुरी तरह टूट पड़ता है। वो बहुत ही खतरनाक वाला हमला कर रहा था, वो अब बहुत ही ज्यादा तेज और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। इसलिए मौके को देखते हुए वाइफू को बचाने के लिए जिन्वो उन दोनों के बीच में आ जाता है क्योंकि उसे अब ये मैच फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। पर कुमामोटो नहीं रुकता और जिन्वो पर हमला कर देता है, पर जिन्वो आसानी से उसे पकड़कर नीचे लेटा देता है। ये देख जापान के हंटर्स हैरान हो जाते हैं कि उसने कुमामोटो को उसका बर्सेक स्टेट में रोक दिया। गोटो रियोजो को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक मैग टाइप है, क्या मजाक है। जिन्वो चाहे से हार मानने को कहता है क्योंकि बेक ने भी हार मान लिया था, तो फिर चाहे भी हार मान लेती है। तभी वहां पर हांकवा आ जाती है और जिन्वो से कहती है कि गिल्ड मास्टर गोटो पूछ रहे हैं कि क्या आप उनके साथ एक मैच करोगे। जिन्वो समझ जाता है कि वो उसे टेस्ट करना चाहता है, वैसे उसके लिए भी एक अच्छा मौका था डीमंस कैसल से हासिल हुई ताकत को परखने का। ये सोचकर जिन्वो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और उस मुस्कुराहट को गोटो नोटिस कर लेता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कुछ और ही समझ रहा था। हांको गोटो को बताती है कि जिन्वो ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उनका एक शर्त है कि आप अपनी पूरी ताकत से लड़े। गोटो को ये काफी दिलचस्प लगता है। उस बिल्डिंग में अब जाकर थोड़ी गर्मी पड़ी थी। मास्टर माँ को जिन्वो काफी हिम्मत वाला लग रहा था जो गोटो से लड़ने चला है। चाहे भी सोच रही थी उसने उसे ए रैंक दंगोन में लड़ते हुए तो देखा है, लेकिन क्या वो एस रैंक के सामने टिक पाएगा। तभी बेक चाहे से पूछता है कि उसे हंटर्स के करीब रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चाहे कहती है कि वो बैटलफील्ड पर हर वक्त अपनी नाक को पकड़ कर नहीं घूम सकती और पूछती है कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। बेक कहता है, एक फाइटर और मैक टाइप हंटर के बीच क्रॉस कॉम्बैट का मुकाबला आमतौर पर मैं रोक देता, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो हंटर चाह। जिन्वो स्ट्रेचिंग करने लग जाता है लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वो चलो शुरू करते हुए कहता है, गोटो उस पर बहुत डेंजरस वाला हमला कर देता है। हमला बहुत ही ज्यादा तेज था, पर जिन्वो समय से पहले बच जाता है और कहता है, हे मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। गोटो सोच रहा था, इसकी स्पीड और एजिलिटी, ये एक मैग टाइप है, क्या मजाक है। चलो देखते हैं तुम आखिर हो कौन। फिर अपने पावर के साथ जिन्वो पर लगातार हमला करने लग जाता है, पर जिन्वो लगातार उसके हमलों से बचे जा रहा था और साथ में सोच रहा था, ये सच में बाकी एस रैंक हंटर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन मैं इसके हमलों से बच सकता हूँ। और फिर छोटी सी मुस्कान देता है। इसे फिर से गोटो नोटिस करता है और इस बार वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने हमलों को और भी स्पीड कर देता है, पर जिन्वो लगातार बच रहा था। मास्टर माँ जिन्वो से काफी इंप्रेस हो जाते हैं, वो काफी अच्छा कर रहा था। चाहे भी जिन्वो को लेकर सोच रही थी कि वो सिर्फ उन्हें डॉच नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने ओपोनेंट की ताकत को परख भी रहा है। अब गोटो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि जिन्वो बार बार उससे भागे जा रहा था, इसलिए अब उसका प्लान बदल गया था। वो अब जिन्वो को राख में बदलने के लिए हमला करने लग जाता है अपनी पावर को बढ़ाकर, जिससे कैसे न कैसे जिन्वो को एक खरोच लगी जाती है। गोटो फिर से जिन्वो पर खतरनाक वाला हमला करता है जो बहुत ही खतरनाक था। सभी डर जाते हैं अब जिन्वो को क्या होगा।
पर जिन्वू आराम से गोटो की हथेली को पकड़कर उसके हमले को रोक देता है। पर गोटो हारा नहीं था क्योंकि जिन्वू ने उसकी कलाई को नहीं पकड़ा था। ये देख गोटो भी जिन्वू से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? जिन्वू उसका जवाब देता है, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, मगर अगर मैं कलाई पकड़ता तो गेम ओवर हो जाता और हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि ये इतनी आसानी से खत्म हो। अब वो दोनों जल्दी से एक कदम पीछे हट जाते हैं। फिर दोनों अपनी रियल पावर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों अब सीरियस हो गए थे। उन दोनों को सीरियस देख सभी लोग डर जाते हैं कि अगर ये जारी रहे तो दोनों ही घातक रूप से घायल हो जाएंगे। जिन्वू और गोटो लड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाले होते कि उनके बीच बर्फ की लकीर आ जाती है और उन दोनों को उनके उनके हंटर्स पकड़ लेते हैं और लड़ाई रोकने को कहते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों शांत हो गए थे। सभी जिन्वू की तारीफ करते हैं, उसमें दम तो है। जिन्वू को अब यहाँ सबकी ताकत पता चल गया था। उसने उनकी शैडो में अपनी 5 सोल्जर्स भी भेज दिए थे। जापानीज हंटर्स के जाने का वक्त आ गया था। चेयरमैन गो उनसे कहते हैं कि रेड में शामिल हंटर्स की जानकारी भेज देंगे थोड़े टाइम में। उनके जाने के बाद जिन्वू वहां पर आ जाता है रेड के बारे में बात करने के लिए। गोटो रियोजी और बाकियों के पास रेड में शामिल होने वाले हंटर्स की लिस्ट पहुंच चुकी थी। गोटो अपने गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर से कहता है कि यहाँ एक बंदा है जो कमाल का है, संग जिनवू। पर रोईजी को नहीं लगता कि वो गिल्ड मास्टर यानी गोटो के बराबर का होगा। पर वो शौक तब होता है जब उसे संग जिनवू का नाम रेड में शामिल होने वाले हंटर्स की लिस्ट में नहीं दिखाई देता। और वही नहीं, बल्कि हंटर गो, हंटर चाहे, हंटर जोंगिन और प्रेसिडेंट बेक भी हैरान हो जाते हैं। पर उन्हें इस बार पूरा कॉन्फिडेंट था कि वही जीतेंगे क्योंकि उनके पास अब 15 एस रैंक हंटर्स थे और उन्हें पूरा यकीन है जीत उनकी होगी। रात में जिन्वू अपने घर आ जाता है जहां पर जिन्हा और उसकी मॉम इंतजार कर रहे थे। उसकी मॉम ने डिनर तैयार कर लिया था, इसलिए वो लोग जल्दी बैठ जाते हैं। जिन्वू सोच रहा था कि मॉम 4 साल के बाद की कोमा से जागी है, उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं जेजू आइलैंड नहीं जा रहा। उधर जेजू आइलैंड पर डीमन आंट्स ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनके पास खाना नहीं बचा था। इसलिए क्वीन एंट भी परेशान थी क्योंकि उन्हें अब आइलैंड को छोड़ना होगा। उसे एक ताकतवर संतान की जरूरत है जो उसके वंश को रास्ता दिखा सके। वैसे उस संतान का जन्म हो गया था। वो आंट अंडा तोड़कर बाहर आ गया था। वो निकला तो लाल था पर ज्यादा पावर के कारण वो काला हो गया था। उसकी तो एक चीख ही पूरे जीजू आइलैंड और पूरे समुद्र को हिलाकर रख देती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जेजू आइलैंड पर हमला करने का। प्लान के मुताबिक 4 फ्लीट्स को आइलैंड के चारों तरफ भेजा जा रहा था, जापान के फ्लीट्स को, ताकि उन आंट्स को अपनी एनर्जी से आकर्षित किया जा सके और कंट्री के सारे एस रैंक के निचले के हंटर्स को शहर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा हुआ था, जिसमें बहुत से लोग थे, जिन्वू के चाहने वाले भी। जिनचुल चेयरमैन गो को बताता है कि मेनलैंड के गार्ड्स और जीजू आइलैंड हंटर्स दोनों तैयार हैं। डीके यूनिट भी आइलैंड पर लैंड कर चुकी है। चेयरमैन गो काफी खुश थे क्योंकि इस बार काफी सारे हंटर्स ने ऑपरेशन ड्यूटी संभाली है और सुकून मिला ये जानकर कि उसने भी ज्वाइन करने का मन बना लिया है। किसने? जिन्वू ने नहीं, ब्योंगयू ने। प्रेसिडेंट बेक ब्योंगयू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हैरान भी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो आएगा। ब्योंग कहता है, मुझे लगा कि आप लोग बिना हिलर्स के 1 सेकंड में ही ढेर हो जाओगे। बेक को उसे वापस टीम में देख बहुत खुशी होती है और बाकियों को भी। वैसे जापान की टीम भी आइलैंड पर फैल चुकी थी। अल्फा टीम, ब्रावो टीम, चार्ली टीम और डेल्टा टीम। कोरिया के हंटर्स भी क्वीन हंटर के पास पहुंच रहे थे। उनके साथ हंटर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का एक कैमरामैन भी था। वो लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला था 10 मिनट के गैप में। मास्टर माँ कहते हैं कि यहाँ गदर मचने वाली है, तुम ठीक रहोगे ना? कैमरामैन कहता है कि उसकी चिंता मत कीजिए, मैं लगता नहीं लेकिन एक ए रैंक का हूँ, मुझे ऐसी स्थिति में फिल्मिंग करने की आदत है। तभी जिनचुल चेयरमैन गो को बताता है कि स्ट्राइक टीम हमले को तैयार है। फिर क्या, चेयरमैन गो फोर्थ जीजू आइलैंड रेड को शुरू करने का ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर मिलते ही जापान की सारी टीम अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देती है। उनकी एनर्जी मिलते ही सैकड़ों में आंट्स अपनी बिल से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लग जाती है। कुछ आंट्स तो स्ट्राइक टीम के एयरप्लेन की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें तो जोंगिन अकेले ही संभाल लेता है। जोंगिन अपने फ्लेम से एक ही बार में सारे आंट्स को जलाकर राख कर देता है। जोंगिन खुश था क्योंकि इतने वक्त के बाद वो आखिर इस आइलैंड पर पहुंच ही गया। प्लेन आइलैंड पर लैंड होती है और सभी अपना हौसला बढ़ाकर क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।
समुद्र के करीब डीके टीम भी तैयार थी। वो मौका देखते हुए इंटरफेरेंस सिग्नल को स्टार्ट कर देते हैं। इस सिग्नल से वो आंट्स अपनी क्वीन के सिग्नल को पहचान नहीं पाएंगे। आइलैंड पर जापान की टीम भी आंट से लड़ रही थी। वो लोग उन आंट्स को जल्दी खत्म करने की सोच रहे थे, पर उन आंट की संख्या काफी ज्यादा थी। उधर जोंगिन अपने फ्लेम की मदद से आंट्स की गुफा के एग्जिट को बंद कर देता है। जब तक जापान के हंटर्स ध्यान भटका रहे हैं, तब तक उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वहां पर बहुत सारे सुरंगें थे। कैसे पता चलेगा कि क्वीन की तरफ जाने वाली सुरंग कौन सी है? जोंगिन इसका भी समाधान कर देता है। जोंगिन अपने फ्लेम की मदद से सभी सुरंग में एक साथ हमला करता है। सारी सुरंगों में ब्लास्ट होता है, पर एक को छोड़कर, क्योंकि वो सुरंग काफी गहरा था और क्वीन आंट तक जाने का रास्ता भी वही था। दूसरी तरफ जिनवू अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर रहा था। उसे आज भी वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। वो सोचने लग जाता है कि इस रेड पर गए सारे एस रैंक हंटर्स ताकतवर हैं। वो इसे आसानी से संभाल लेंगे, मेरे बिना भी। उधर आइलैंड पर स्ट्राइक टीम आंट्स को मारते हुए क्वीन की तरफ बढ़े जा रहे थे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा रूम दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारे आंट्स के एग्स थे। तभी उनकी नजर टूटे हुए अंडे पर जाती है। वो लोग उसे देखकर हैरान हो गए थे कि वो सच में एक आंट का एग है, इतना बड़ा। दूसरी तरफ तानाका आंट से लड़ते हुए घायल हो गया था, इसलिए वो शिमिजू से हील करने को कहता है। पर शिमिजू उसे हील करने के बजाय हील करने का दाम डिस्कस करने लग जाती है। इतने में वहां और भी आंट्स आने लग जाते हैं। तानाका उन आंट्स को पीछे मुड़कर देख ही रहा होता है कि तभी एक आंट पलक झपकते ही शिजुमो का सर खा जाता है। तानाका और उसके साथी की आंखें खुली की खुली रह जाती है।